Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. तो अभी तक हमने जो वीडियोस देखे हैं उसमें हमने एग्रोनॉमी से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स देखे, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशंस देखे, उसके साथ साथ जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनको भी हमने समझा। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि ICAR, JET और BHU इन तीनों के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसके साथ साथ जब आप BSc कंप्लीट कर लें और अपनी PG के लिए तैयारी कर रहे हो तो JRF या SRF जैसे स्कॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सॉइल इरोजन। सॉइल की जब हम बात करते हैं तो हमको एक चीज़ बहुत नॉर्मली सी पता है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सॉइल सबसे पहले बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो धीरे धीरे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और उसके बाद एट लास्ट जितने भी फैक्टर्स उस पर एक्ट करते हैं उसकी वजह से छोटे छोटे कण बनते हैं और उसे ही हम सॉइल का नाम देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सॉइल बनाने वाले जो फैक्टर्स हैं ये ही कई बार उसके नुकसान का कारण भी बन सकते हैं और इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल का मतलब है मृदा और इरोजन का मतलब होता है लॉस या फिर डिग्रेडेशन। ओके, तो इसका सीधा सा मतलब है सॉइल का लॉस होना या उसका नाश होना। तो अगर हम सॉइल इरोजन की एक डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन हमें कहती है इट इज द लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वेरियस फिजिकल फैक्टर्स। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो है एक तो स्ट्रॉन्ग एयर या फिर विंड और दूसरा है फ्लोइंग वाटर या फिर बहता हुआ पानी। तो हम कह सकते हैं या तो हवा की वजह से सॉइल इरोजन होगा या फिर पानी की वजह से। ओके, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर हवा की वजह से होता है तो उसको हम कहते हैं विंड इरोजन और अगर ये पानी की वजह से होता है तो उसे हम कहते हैं वाटर इरोजन। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करेंगे कि सॉइल इरोजन क्या चीज है और वाटर इरोजन और विंड इरोजन क्या चीज होती है। सॉइल इरोजन का सीधा सा मतलब है सॉइल का इरोड होना, उसका लॉस होना, और जब ये स्ट्रॉन्ग एयर या विंड की वजह से होगा तो हम उसे विंड इरोजन कहेंगे और जब ये वाटर की वजह से होगा तो हम उसे वाटर इरोजन कहेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा, वाटर इरोजन या वायु क्षरण किसके कारण होगा? बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। और अगर हम बात करें वाटर इरोजन या फिर जल क्षरण किसके कारण होता है तो ये है फ्लोइंग वाटर। ये दोनों चीजें हमें हमेशा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रखनी है। सेकंड, अगर हम बात करें एक कॉमन सेंस की बात जो कई बार ICAR ने भी पूछी है और BHU ने भी पूछी है, पूछा जाता है कि ये जो वाटर इरोजन है या विंड इरोजन है ये ज्यादा कहाँ पर होता है? तो जिस जगह पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है उस जगह क्या होगा? वाटर इरोजन। और जिस जगह विंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, सिर्फ वहां पर तेज हवाएं चलती है, तो ऐसी जगह पर जो विंड इरोजन या वायु क्षरण है वो ज्यादा होगा। तो एक चीज हम अगर भारत की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो विंड इरोजन है वो ज्यादा होता है ऐसे एरियाज में जहां पर वाटर तो कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग एयर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारे सेमी एरिड और एरिड एरियाज हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा? विंड इरोजन होगा। और अगर हम इसके जस्ट ऑपोजिट बात करें ऐसे एरियाज की जो कि ह्यूमिड एरियाज है जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर होगा वाटर इरोजन। फिर एक कॉमन सी बात कर ले, इंडिया के अंदर वाटर इरोजन और विंड इरोजन में से क्या चीज ज्यादा होती है? तो हम ये चीज जानते हैं कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक राजस्थान जो स्टेट है वो ऐसा है जहां पर विंड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, एरिया है वो एरिड या सेमी एरिड है। इसके अलावा ज्यादातर जो हमारे स्टेट्स है वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर वाटर इरोजन ज्यादा होता है और विंड इरोजन कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इरोजन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट इरोजन की, जो कि है वाटर इरोजन। अगर हम बात करें वेरियस एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स की, जैसे ICAR, BHU और JET के एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे
AAO है, A हो या फिर सुपरवाइजर, उन सभी के अंदर वाटर इरोजन की जो स्टेजेस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है, तो हमें उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज तो है जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, बारिश की बूंदे, उसके द्वारा इरोजन होता है। तो इसे हम इंग्लिश में तो कहते हैं स्प्लैश इरोजन, और अगर हम बात करें हिंदी में तो हम इसे बोलते हैं बौछार क्षरण। तो ये फर्स्ट इसकी स्टेज होती है। सेकंड स्टेज हम बात करें, जैसे ही बारिश की बूंदों द्वारा जितना भी क्षरण होना है वो पूरा हुआ, फिर वहां पर पानी भर जाता है और एक परत के रूप में पानी ढलान की ओर बहने लगता है। तो इसीलिए दूसरा जो क्षरण है उसे हम कहते हैं शीट इरोजन, या फिर इसे हम बोलते हैं परत क्षरण। थर्ड क्षरण की हम बात करें तो जैसे ही परत के रूप में पानी का बहना पूर्ण हुआ, उसके बाद वहां पर ढलान की दिशा में छोटी छोटी नालियों का निर्माण होता है, जिसे हम रिल्स कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हम बोलते हैं रिल इरोजन, या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं रिल क्षरण। ओके, और लास्ट हम बात करें फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट क्षरण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब ये नालियां छोटी छोटी जो बनती हैं, ये कुछ देर बाद जब बहुत बड़ी नालियों में परिवर्तित हो जाती है और उसे हम किसी भी परिष्करण द्वारा सही नहीं कर सकते, तो इन बड़ी नालियों को हम बोलते हैं अवनालिका क्षरण। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसे हम वहां पर बोलते हैं गली इरोजन। तो ये चार हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसकी स्टेजेस होती हैं। अगर हम गली इरोजन की बात करें फिर क्या होता है, तो ध्यान रखना है गली इरोजन के बाद अगली जो स्टेज है वो होती है लैंडस्लाइड्स, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन। आई होप ये पांचों स्टेजेस जो है उसके नाम आपको याद हुए होंगे। सबसे पहली तो है स्प्लैश इरोजन, सेकंड है शीट इरोजन, थर्ड है रिल इरोजन, फोर्थ है गली, और फिफ्थ है लैंडस्लाइड्स। अगर आपको ये याद नहीं होती तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। इन सभी के शॉर्ट फॉर्म्स एक बार आप यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे स्प्लैश इरोजन का एस, शीट का एस, रिल का आर, जी और एल। तो इसको एक साथ आप लिख लें यहाँ पर SSRGL। तो फर्स्ट है स्प्लैश, सेकंड है गली, थर्ड है रेल क्षरण, फोर्थ है इसके अंदर गली इरोजन, और फिफ्थ है लैंडस्लाइड्स। अब इसमें हम बात कर लें हमारा जो पहला इसका जो पार्ट है, पहली इसकी जो स्टेज है स्प्लैश इरोजन। तो इसके लिए अभी हमने बात करी स्प्लैश इरोजन किसके द्वारा होता है, ये बारिश की बूंदों के द्वारा, या हम कह सकते हैं रेन ड्रॉप्स की वजह से होता है। जैसे ही रेन ड्रॉप्स हमारी सॉइल की सरफेस पर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर गिरती है, तो इसका जो मोमेंटम होता है उसकी वजह से ये जितने भी पार्टिकल्स है ये अपनी जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ से इनका जो कण था वो कण इस जगह से कहाँ डिस्प्लेस हुआ, किसी दूसरी जगह पर। तो इसी प्रकार के जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम यहाँ पर स्प्लैश इरोजन का नाम देते हैं। पानी की किसी और रूप की वजह से स्प्लैश इरोजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेन ड्रॉप्स की वजह से होता है। इसीलिए ध्यान रखना है बारिश की बूंदों की वजह से कौन सा इरोजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आंसर क्या जाएगा वहां पर, स्प्लैश इरोजन होता है। ओके, सेकंड हम बात करें, क्या यहाँ पर स्प्लैश इरोजन से पहले भी कोई वाटर इरोजन होगा, नहीं होगा, तो इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। तो जल क्षरण की पहली अवस्था कौन सी है, तो उसे हम बोलते हैं स्प्लैश इरोजन। सेकंड हम बात करते हैं अगली स्टेज की, जिसका नाम है शीट इरोजन या परत क्षरण। हमने ये चीज तो समझ ली कि किस तरह से बारिश की बूंदें गिरती हैं और उसके बाद किस तरह से हमारी जो मृदा की कण है वो बारिश की बूंदों के कारण अलग हो जाते हैं। जैसे ही ये मृदा के कण अलग हुए तो उसके बाद ये हमारी पूरी की पूरी जो सॉइल सरफेस है उस पर एक शीट की तरह से अरेंज हो जाते हैं, और जो पानी यहाँ पर भर चुका है उसके कारण अब हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी बूंदें हैं ये सभी यहाँ पर एक शीट की फॉर्म में आ चुकी है, और ये अपने साथ जो छोटे छोटे कण होते हैं
सॉइल के उनको, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसको अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो हम यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर और जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो एक शीट के फॉर्म में, एक परत की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं परत क्षरण या फिर शीट इरोजन। तो ध्यान रखेंगे शीट इरोजन जो है वो होती है सेकेंड स्टेज। उसके साथ साथ ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट सिर्फ सॉइल पार्टिकल्स का नहीं है, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स के साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का भी मूवमेंट हो जाता है। ओके, और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ही मूव हो गया तो क्या सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखें इसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती है, और उसकी वजह से हम कह सकते हैं फार्मर्स को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। और यहीं से आता है इस इरोजन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। हम इसे बोलते हैं फार्मर्स डेथ, या फिर इसे अगर हिंदी की बात करें तो हम इसे बोलते हैं किसान की मृत्यु। क्यों कहा जाएगा? वो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पर सॉइल तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही रही है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी मूव हो रहा है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और अगर डिक्रीज हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा? किसान को जो भी फायदा होना था, प्रोडक्शन होना था, वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं फार्मर्स डेथ या किसान की मृत्यु। सेकंड, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात करें तो जब भी ये शीट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है तो हम इसे सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, इसे आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉइल इरोजन का फेज है जो कि आंखों द्वारा नहीं देखा जाता या जो अदृश्य होता है। तो ध्यान रखें वो है शीट या परत इरोजन। ओके, उसके बाद हम बात करें थर्ड इसकी जो स्टेज है जिसे हमने नाम दिया था रिल इरोजन। रिल इरोजन की अगर हम बात करें तो रिल का मतलब होता है नाली। तो जैसे ही बारिश की बूंदें गिरी उसके बाद वो परत के रूप में चली गई, और जब परत के रूप में ढलान के सहारे जा रही है तो जिस जगह पर पार्टिकल्स बहुत लूजली अरेंज्ड हैं वो अलग हो जाते हैं। उसकी वजह से वहां पर छोटी छोटी नालियों का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं रिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्षरण के कारण छोटी छोटी नालियों का निर्माण होना कौन सा क्षरण कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं रिल क्षरण। ओके, और रिल क्षरण के बाद कौन सा क्षरण होगा? अब नालिका क्षरण या गली इरोजन। तो हम कह सकते हैं गली इरोजन से पहला जो स्टेज है वो कौन सा है? रिल इरोजन। तो ध्यान रखेंगे जो थर्ड स्टेज है वाटर इरोजन की वो होती है रिल इरोजन। सेकेंडरी हम बात करें, छोटी छोटी नालियां बनी हैं तो क्या हम इसे जिस टाइम पर टिलेज करते हैं या भू परिष्करण करते हैं तो उससे सही कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी नालियां हैं, एमबी फ्लो आपने चलाया या डिस्क फ्लो आपने चलाया तो वो नालियां टूट जाएगी और फिर से हमारी सॉइल है वो बिल्कुल अपने स्ट्रक्चर में आ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसे हम टिलेज की वजह से हम इसे वापस सही कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ के लिए सिर्फ ये दो ही चीज ध्यान रखें कि गली इरोजन से पहली स्टेज कौन सी होती है? रिल इरोजन। और खेत में छोटी छोटी नालियों का निर्माण होना कौन सा क्षरण कहलाता है? वो भी रिल इरोजन। और लास्ट हम बात करें ऐसा कौन सा इरोजन है जिसे हम टिलेज की वजह से बिल्कुल सही कर सकते हैं, तो वो भी होता है रिल इरोजन। ओके, एट लास्ट हम बात कर ले फोर्थ इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोर्थ स्टेज जो है वो कौन सी है इसकी? अवनालिका क्षरण, या फिर इसको हमने नाम दिया था गली इरोजन। गली इरोजन की अगर हम बात करें तो जो नालियां पहले बिल्कुल छोटी और पतली थी, अब ये नालियां अपनी लंबाई और चौड़ाई दोनों के अंदर बढ़ जाती है, और ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम इसे वापस
एमवी फ्लो या डिस्क फ्लो द्वारा टिलेज की तरह से हम इसे वापस सही नहीं कर सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता है माउंटेन्स पर। अगर आप किसी पहाड़ी पर देखेंगे तो जिस जगह पर दो पहाड़ियां हैं वो आपस में सेपरेट होती है तो उस जगह पर एक बड़ी सी नाली है वो हमें दिखाई देती है। ओके, तो वहां पर हम कह सकते हैं ये जो नालियां हैं जिनसे अब हम ठीक नहीं कर सकते वो नालियां क्या कहलाएगी, गली या फिर अवनालिका। तो रिल इरोजन की बढ़ती हुई अवस्था, ये क्वेश्चन आईसीआर ने पूछा हुआ है। रिल चरण की बढ़ती हुई अवस्था को क्या कहा जाएगा? तो रिल चरण में छोटी नालियां थी, इसकी अगली अवस्था जब ये नालियां बड़ी हो गई तो उसे हमने क्या कहा, अवनालिका या गली इरोजन। ओके, और दूसरा, इसे क्या हम टिलेज से सही कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो ये दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ध्यान रखें। रिल इरोजन को टिलेज से सही किया जा सकता है पर अवनालिका क्षरण या गली इरोजन को टिलेज से सही नहीं किया जा सकता। और लास्ट हम बात करें फिफ्थ जो हमारा यहाँ पर स्टेज है जिसे हमने नाम दिया था भूस्खलन या फिर जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये बड़ी बड़ी नालियां बन चुकी है, तो एक समय ऐसा आता है कि जब ये नालियां जो है वो आपस में मिल जाती है और पूरी की पूरी मृदा जो है वो ढलान के सहारे ये हमारे आसपास की जो रोड या फिर नीचे कोई भी जगह है तो उस जगह पर आकर इकट्ठा हो जाती है। जैसा माउंट आबू के अंदर हम देख सकते हैं या शिमला में होता है कि बड़े बड़े पहाड़ ही नीचे आकर गिर जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। ओके, और फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज है जो पूछी हुई वैसे तो नहीं है एग्जाम्स में पर हमें ध्यान होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं रिवर बैंक इरोजन। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी किनारा। ओके, तो नदी किनारे जो इरोजन हो रहा है, हम कह सकते हैं हमारी जो नदी है उसमें जैसे जैसे वाटर का फ्लो बढ़ता है तो उनके जो किनारे हैं वहां पर रहने वाली जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी वो अपने साथ यहाँ से बहाकर ले जाती है और किसी दूसरी जगह पर ये उसे डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह का जो इरोजन है उसे हम रिवर बैंक इरोजन कहते हैं। आई होप वाटर इरोजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें बताए हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें ध्यान रखें, वो वेरियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और आगे आने के चांसेस भी बहुत हैं। वाटर इरोजन के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इरोजन टाइप की जो है विंड इरोजन या वायु क्षरण। अगर विंड इरोजन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इजी है। वाटर इरोजन की तरह यहाँ पर आपको कोई स्टेजेस याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर याद रखनी है सिर्फ आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स जिसकी वजह से विंड इरोजन होता है। तो पहला जो इसका टाइप है वो है सस्पेंशन या फिर इसे हम हिंदी में बोलते हैं निलंबन। सस्पेंशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो इसी तरह से सेम चीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर और सॉइल के बीच में। एटमॉस्फेयर के अंदर सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक सॉल्यूशन बना लेते हैं और सस्पेंड हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन। ओके, सेकंड जो टाइप है वो है सॉल्टेशन या फिर इसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्छलन। तो जो सॉल्टेशन टाइप है इसके अंदर हमारे जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उछल कर चले जाते हैं। मतलब जो पार्टिकल्स सस्पेंशन पार्टिकल्स से थोड़े से बड़े हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर गिरते हैं, फिर वापस आगे चलेंगे, फिर वापस उड़कर गिरेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं थोड़ी कम दूरी पर ये गिरते पड़ते रहते हैं, तो इसको हमने क्या कहा, सॉल्टेशन। और थर्ड हम बात करें सरफेस क्रीप की, तो क्रीप का मतलब होता है रेंगना या सरपण। तो ऐसे पार्टिकल्स जो कि बड़े हैं और उनको एक जगह से दूसरी जगह उछलकर गिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेंग कर चले जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे सरफेस क्रीप। तो एक चीज यहाँ से हमें समझ में आती है कि एक तो सॉइल पार्टिकल्स एयर के अंदर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दूसरा पार्टिकल्स जो है सॉइल के वो सॉइल की सरफेस पर एक जगह से दूसरी जगह पर गिर रहे हैं, और तीसरा जो है उसमें सॉइल के पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह रहकर जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल्स की साइज की बात करें तो सबसे छोटे साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो होंगे सस्पेंशन या निलंबन में।
ओके। उससे बड़े पार्टिकल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गिर रहे हैं वो होंगे सॉल्टेशन में, और एक जो सरफेस पर रैंक कर जा रहे हैं वो होंगे सरफेस क्रीप में। तो यहाँ से ये चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी गई है, एसआरएफ और जेआरएफ के एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो ध्यान रखें, सबसे छोटे पार्टिकल्स सस्पेंशन में होंगे, उससे बड़े पार्टिकल्स सॉल्टेशन, और सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं वो सरफेस क्रीप में मिलते हैं। ओके, फिर हम बात कर लें इसके अंदर सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन जो हमारा टाइप है इसके अंदर हमने बात करी कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक जगह से यहाँ पर सॉइल की जो सरफेस है यहाँ से ये हवा के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, और इस तरह से ये एटमॉस्फेयर के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और उसके बाद ये एयर के अंदर तब तक ट्रेवल करते रहेंगे जब तक कि एयर की वेलोसिटी कम नहीं हो जाती। तो हम कह सकते हैं कि इनको यहाँ पर पहुंचने के बाद एक दिन भी लग सकता है वापस सरफेस पर आने के लिए, या हम कह सकते हैं एक वीक भी हो सकता है, या फिर एक मंथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितना भी टाइम लग सकता है उसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द एयर। तो जब तक एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो हवा के अंदर सस्पेंड रहेंगे, और जैसे ही वेलोसिटी कम हुई तो ये वापस सरफेस पर आ जाएंगे। ओके, और अगर तब तक ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी पहुंच जाते हैं तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। तो जो ऐसा विंड इरोजन का टाइप है जिसमें सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं वो कौन सा है? सस्पेंशन। जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो कौन सा है? सस्पेंशन। और जो सबसे कम इंपॉर्टेंस रखता है वो भी कौन सा है? सस्पेंशन होता है। तो इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करें सेकंड हमारा जो टाइप था इसके अंदर वो है सॉल्टेशन। सॉल्टेशन की हम बात करें तो इसको हमने हिंदी में क्या कहा था? उच्छलन। उच्छलन का मतलब है उछलने से। तो जैसे ही सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे इनसे थोड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो जब सॉइल सरफेस पर प्रेजेंट हैं और जब तेज हवाएं चलती हैं तो उस समय पर ये पार्टिकल्स अपनी जगह से कुछ दूरी पर जाकर ये गिर जाते हैं। तो इस तरह के पार्टिकल्स को हमने क्या कहा? सॉल्टेशन पार्टिकल्स। तो सॉल्ट सस्पेंशन से थोड़े बड़े पार्टिकल्स जो कि एक जगह से दूसरी जगह उछलकर गिर जाते हैं, उस प्रोसेस को हमने सॉल्टेशन नाम दिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विंड इरोजन के अलग अलग टाइप्स का एक कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से इनको याद करना बहुत इजी हो जाता है। हमने बात करी थी अभी सस्पेंशन, सॉल्टेशन और सरफेस क्रीप की। सस्पेंशन को हमने कहा था निलंबन, सॉल्टेशन को हमने कहा था उच्छलन, और सरफेस क्रीप को हमने कहा था सतह सर्पण। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर हम बात करें इनके कंपैरिजन की तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनमें यूज होने वाले कणों का आकार। तो अगर हम आकार के आधार पर बात करें, इनके साइज के आधार पर, तो सबसे छोटी साइज के पार्टिकल्स होंगे सस्पेंशन में, उससे बड़ी साइज के पार्टिकल्स होंगे सॉल्टेशन में, और सबसे बड़ी साइज के पार्टिकल्स होंगे सरफेस क्रीप मेथड में। तो अगर हम सस्पेंशन मेथड की बात करें तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स का साइज है वो होगा 0.1 मिलीमीटर से कम। तो हम कह सकते हैं अगर किसी पार्टिकल का साइज 0.1 मिलीमीटर से कम है तो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो सस्पेंशन मेथड की वजह से इरोड होगा। अगर हम बात करें सॉल्टेशन की तो सॉल्टेशन के लिए जो पार्टिकल साइज है वो होती है 0.1 से 0.5 मिलीमीटर। और इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, ये आईसीआर ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमें ध्यान होना चाहिए कि कितनी इसकी साइज होती है। और लास्ट हम बात करें सरफेस क्रीप की कि यहाँ पर पार्टिकल साइज क्या है, तो जो भी 0.5 मिलीमीटर से ज्यादा की साइज के पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज्यादा सरफेस क्रीप मेथड से इरोड होते हैं। एक सिंपल सी रेंज है वो आपको ध्यान रखनी है, 0.1 मिलीमीटर से कम, 0.1 से 0.5 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो इसको इसी टेबल की फॉर्म में याद रखें, आपको बहुत इजीली ये चीज़ याद हो जाएगी। फिर हम बात करें कि ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज के बेसिस पर कौन सा इरोजन होता है,
तो अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो हम बहुत कम देखते हैं कि कोई पार्टिकल सॉइल के अंदर सस्पेंड हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 3 to 4% ही सस्पेंशन होता है, इसके अलावा सॉल्टेशन या सरफेस क्रीप होगा। अगर बात करें सॉल्टेशन की, तो सबसे ज्यादा ही जो इरोजन होता है वो सॉल्टेशन प्रोसेस की वजह से होता है। ऑलमोस्ट 50 to 75% ऑफ टोटल विंड इरोजन इज डन बाय सॉल्टेशन। तो अगर हम बात करें विंड इरोजन में सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल इरोजन फैक्टर कौन सा है, तो वो होता है सॉल्टेशन। ओके, और लास्ट में बात करें सरफेस क्रीप की, तो वो है ऑलमोस्ट 5 to 25%। तो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट वीडियो सॉइल इरोजन और टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के भी ये वीडियो काम आ सकता है तो इसे उनके साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर इस टॉपिक से आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एट लास्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले ऐसे ही और वीडियोस आप टाइम पर देख सकें। थैंक यू।